हमारे जो किसान भाई सरसों की खेती कर रहे हैं, उन्हें इस फसल से अच्छी उपज लेने के लिए जरूरी है कि फसल में बुआई के बाद किए जाने वाले कार्यों को सही तरीके से किया जाए। अगर फसल का प्रबंधन ठीक से नहीं होगा तो उपज में कमी आएगी। इसीलिए आप कैसे करें सरसों की फसल में किए जाने वाले कार्यों को, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ रामेंद्र कुमार सिंह। किसान भाई राम राम। अभी वर्तमान में सरसों की फसल जो जिन किसान भाइयों ने लगाई है उनके लिए समसामयिक सलाह दी जा रही है। अभी सरसों में फली बनने की अवस्था आ रही है। सरसों में दो मुख्य क्रांतिक अवस्थाएं रहती हैं जिसमें सिंचाई की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। एक तो पुष्पन अवस्था और दूसरा फली बनने की अवस्था। अभी वर्तमान में पुष्पन अवस्था का समय जा चुका है। फली बनने की अवस्था फसलों में देखी जा रही है, जिसके लिए किसान भाइयों से आग्रह है कि पानी अवश्य दें। जिनके पास सिंचाई का साधन है वो अवश्य दें। उसका ध्यान रखें कि पानी का व्यर्थ इधर उधर बहाव ना हो और जल का भराव ना हो। जल भराव होने से जल गलन का स्थिति बन जाती है और सरसों की फसल नुकसान हो सकता है। अतः किसान भाई पानी लगाने के बाद समय पे वहाँ पे उपस्थित रहें और पूरा पानी लगाने के पश्चात ही खेत छोड़कर अपने अन्य स्थल पर जाएं। किसान भाइयों, किसी भी फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसल को कीट और रोगों के प्रकोप से बचाना जरूरी होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरसों की फसल में इस समय आने वाले कीट और रोगों की पहचान करके जल्द से जल्द नियंत्रण करें। दूसरी अवस्था आती है फली बनने के बाद। माहू कीड़े का सबसे ज्यादा प्रकोप सरसों की फसल में देखने को मिलता है। इसके लक्षण है कि वो छोटे छोटे काले काले दाने की तरह पूरे फली पर चिपक जाएंगे, पत्तियों पे चिपके रहेंगे और उनके वहाँ पे थोड़ा थोड़ा चिपचिपा सा आपको पत्ती या फली पे महसूस आएगा, जो समझ में आ जाएगा कि ये माहू कीड़े का प्रकोप हो गया है। माहू कीड़े का प्रकोप का नियंत्रण के कई उपाय हैं। पहले तो मैं किसान भाइयों को प्राकृतिक के संबंध में बताऊंगा, जिसमें प्राकृतिक रूप से इनका उपचार किया जा सकता है। उसके लिए एक नीमास्त्र होता है। नीमास्त्र में नीम का आप पत्ती ले लें और उसको भी इसी विधि से 1 लीटर में आधा किलो नीम का पत्ती को उबालें और उसका जब पानी आधा आपका हो जाए तो उसको आप उसका अर्क को जमा करके टंकी में डालकर 40 से 50 ml के हिसाब से प्रति लीटर के हिसाब से उसका भी छिड़काव करेंगे। ये भी लाभप्रद है। अगर इन दोनों उपाय अपनाने के पश्चात भी अगर रोकथाम नहीं होता है तब किसान भाई जाकर रासायनिक दवा को उपयोग करें। रासायनिक दवा इसमें सिस्टमेटिक दवा जो होता है इमिडाक्लोपीड 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से अथवा थाइमोथेक्साम ये 0.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव करें, जिससे कि माहू कीट का प्रकोप रोका जा सकता है। सरसों का सफेद रतुआ रोग, इस रोग से पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर सफेद रंग के फफोले बनते हैं। रोग की उग्रता बढ़ने पर ये आपस में मिलकर अनियमित आकार के दिखाई देते हैं। पत्ती को ऊपर से देखने पर गहरे भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। कभी कभी रोग फूल और फली पर केकड़े के समान फूला हुआ भी दिखाई देता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए बीजों को उपचार करके ही बुआई करना चाहिए। इसके अलावा रिडोमिल MZ 72, WP और मैंकोजेब 1250 ग्राम प्रति 500 लीटर पानी में घोल बनाकर 2 छिड़काव 10 दिन के अंतराल से 45 और 55 दिन की फसल पर करने से रोग का नियंत्रण किया जा सकता है। और फरवरी के शुरुआत में ही अचानक से टेम्परेचर ऊपर की ओर जाता है, जिससे सरसों का फसल की पत्तियां गिरने लगती हैं और उस समय एक बहुत ही बृहद बीमारी आता है, उसका नाम है पाउडरी मिल्ड्यू। इसका पहचान ये है कि आपके पत्तियों पे और पौधे के आसपास सफ़ेद सफ़ेद स्पॉट दिखेगा, भुभुतिया टाइप का एक पाउडर चूर्ण दिखेगा, तो समझ लीजिए कि पाउडरी मिल्ड्यू का प्रकोप हो चुका है। इसके रोकथाम के लिए जैसे ही आपको प्रथम स्टेज में उसका सफ़ेद सफ़ेद दिखते हैं, उसमें से आपको सल्फर युक्त फफूंदनाशक, गंधक युक्त फफूंदनाशक दवा का उपयोग करना है, छिड़काव करें, जिससे कि पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी से फसलों को रोका जा सकता है। सरसों का तना सड़ना या पोलियो रोग, सरसों की फसल में ये रोग फूल आने के बाद ही पनपता है। इस रोग से तने के निचले भाग में मटमैले या भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। यह धब्बे रुई जैसे सफेद जाल से ढके होते हैं। रोगों की अधिकता में पौधा मुरझाकर टूट जाता है या फिर नीचे की ओर लटक जाता है। इसके नियंत्रण के लिए स्वस्थ और प्रमाणित बीज का ही उपयोग करें। बीजोपचार करके ही बुआई करें। गर्मियों में खेत की
गहरी जुताई कर फसल के अवशेषों को नष्ट कर दें। सिफारिश से अधिक नाइट्रोजन प्रयोग ना करें। बीमारी का प्रकोप दिखाई दे तो 0.1% की दर से कार्बन डाइजिम दवा फूल की अवस्था पर 10 दिन के अंतराल में 2 बार पत्तियों व तने पर छिड़काव करें। वर्तमान में किसान भाइयों को एक सामयिक सलाह ये दी जाती है कि अभी ये पाला पड़ने की संभावना फसलों में बन रही है। ऐसी स्थिति में किसान भाइयों से आग्रह है कि वो सायकाल सिंचाई करें और जिनके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है वो खेत में आसपास इकट्ठे कचड़ों को मेड़ पे जमा करके उसको जलाएं। सिंचाई करने आग लगाने में अगर कोई समस्या आ रही है तो 1% थाई यूरिया का घोल का छिड़काव करें। मेरे द्वारा बताए गए हम छोटी छोटी बातें और उपायों को और अपना कर कम लागत में सरसों फसल की अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं और अपनी आय बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। प्रदेश के कुछ किसानों ने शरदकालीन गन्ने की बुआई कर दी है और कुछ आने वाले समय में बसंतकालीन गन्ने की बुआई करेंगे। लेकिन शरदकालीन गन्ना हो या फिर बसंतकालीन गन्ना, दोनों में कई प्रकार के रोगों का प्रकोप रहता है जो कि फसल की बढ़वार को बाधित करता है। इसीलिए समय रहते इनकी रोकथाम करना बेहद जरूरी हो जाता है, जिसके बारे में बता रहे हैं पौध रोग विशेषज्ञ डॉक्टर RN गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि गन्ना एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसल है और यह एक लंबी अवधि वाली फसल है। इसमें इसकी जो अवधि है वो करीब करीब साल भर इसमें लग जाते हैं तैयार होने में। तो इन दौरान अनेक प्रकार का जो है बीमारियों का सामना करना पड़ता है। गन्ना नकद आमदनी देने वाली फसल है जिसकी बुआई कर देने के बाद देख रेख में ना तो अधिक खर्च आता है और ना ही अधिक मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इस फसल में अगर रोग लग जाएं तो भारी नुकसान हो जाता है, क्योंकि रोगों के लगने के बाद खड़ी फसल में दवाओं के प्रयोग में बड़ी कठिनाई आती है और रोगों का नियंत्रण भी ठीक से नहीं हो पाता है। इसलिए बुआई के समय ही रोगों का समाधान कर लें। आइए रोगों के बारे में पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लाल सड़न रोग की बात करता हूँ। इसको रेड रॉट डिजीज कहते हैं। यह एक फफूंद जनित रोग है। ये क्लोटोटाइकम फाल्केटम के द्वारा होता है। गन्ने का कैंसर भी कहा जाता है। तो इससे प्रायः प्रतिवर्ष 20% के आसपास इससे नुकसान पहुंचता है। और जो इसका लक्षण है, ये जो प्रारंभिक लक्षण जो है, सबसे पहले ऊपर की जो तीसरी और चौथी जो पत्तियां बनती है ऊपर से, उसमें ये मुरझाना शुरू होती है और मुरझा के पूरी तरह से सूख जाती है। कालांतर में ऊपरी के जितनी भी भाग है सारी पत्तियां वो सूख जाती है और जो तना है उसका रंग भी फीका पड़ने लगता है। तो हम तना को जब हम बीज से चीरते हैं तो जो उसका बीज का रीजन है, पिथ रीजन, वो लाल हो जाते हैं। लाल तो सभी रोगों में हो जाते हैं, लेकिन इसमें जो लाल रंग होते हैं और इसके अलावा उसमें आरी पट्टियाँ बनती है, सफ़ेद रंग की आरी पट्टियाँ बनती है, क्रॉस बैंड बनते हैं उजले रंग की। इससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये लाल सड़न रोग है। दूसरी जो पहचान है, इसमें जो है दुर्गंध भी आती है और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जैसा गंध आती है, शराब की तरह इसकी गंध निकलती रहती है। तो ये काफ़ी खतरनाक रोग है।
विल्ट की समस्या जब पौधे 4 से 5 महीने के हो जाते हैं, वैसी अवस्था में इसका प्रकोप शुरू हो जाता है। पत्तियां पीली होकर मुरझाने लगती है और धीरे धीरे ये सूख जाते हैं। जब हम इसको बीज से चीरते हैं तो इसमें भी जो है लाल रंग की धारियां दिखाई पड़ती है और साथ साथ जो है उसका पीठ भी जो है वो खाली हो जाता है। तो इस तरह से इस रोग को हम पहचान सकते हैं। तो लाल इसमें भी होते हैं, लेकिन इसमें वाइट क्रॉस बैंड जो है वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो इससे हम, और जो हमारा रेड रॉट है, इससे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। दोनों में अंतर यही है कि जो लाल सड़न रोग है उसमें भी पीठ लाल हो जाते हैं, लेकिन उसमें आरी पट्टियाँ दिखाई पड़ती है सफ़ेद रंग की, और इसमें आरी पट्टियाँ सफ़ेद रंग की दिखाई नहीं पड़ते हैं। इससे हम उस दोनों रोग को पहचान कर सकते हैं। ये रोग बीज, मिट्टी, हवा और अन्य कई माध्यम से फसलों पर आते हैं, इसलिए बुआई के समय इनके प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें। सबसे पहले बीज ऐसे लें जिसमें रोग नहीं आते हों। उसके बाद बीज का उपचार करें। बीज उपचार रोगों से बचाव के लिए बहुत ही जरूरी है। ये जितनी भी बीमारियां हैं, ये हमारे जो सेट हैं, जो लगाते हैं, जो पोड़ियाँ लगाते हैं, उसमें से ये बीमारियां फैलती है। तो सबसे पहले है कि हम स्वस्थ सेट का चुनाव करें, स्वस्थ रोगरोधी किस्म का चुनाव करें, और जो सेट है उसको हमको ट्रीट करके लगाना है। क्योंकि अगर हम ट्रीट करके नहीं लगाएंगे तो निश्चित में कालांतर में ये बीमारियां का प्रकोप हो जाता है। तो सीड ट्रीटमेंट के लिए जो मर्क्यूरी क्लोराइड से रिलेटेड जो भी है फंजीसाइड, एरेटान और एरेटान एगलोल से 0.2% के आसपास से 0.2% सोल्यूशन बना के उसका हम 10 से 15 मिनट तक उसमें डाल के छोड़ते हैं, और उसके बाद हम उसको लगाते हैं। और दूसरी दवा जो है आप इसको बेविस्टिन से भी लगा सकते हैं ट्रीटमेंट करके। उसमें भी जो है 2% 0.2% सोल्यूशन लेते हैं और उसमें डीप करके 10 से 15 मिनट के बाद फिर उसको उपचार करके ही हम लगाते हैं। तो अगर इस तरह से अगर उपचारित करेंगे तो कालांतर में बीमारियां का प्रकोप मतलब कम जाएगा। आप मिट्टी का भी उपचार अवश्य करें, और मिट्टी का उपचार जैविक फफूंदीनाशी ट्राइकोडर्मा से करें। यह लंबे समय तक रोगों से फसल की सुरक्षा करता है। इससे पहले गोबर की खाद मिलाकर 6 से 7 दिनों तक जूट के बोरों से ढककर रख दें। उसके बाद ही खेतों में प्रयोग करें। इसके अलावा कुछ और जरूरी बातों पर भी ध्यान दें। फसल से खरपतवारों की सफाई करते रहें। फसल में जल जमाव ना होने दें। उर्वरकों का प्रयोग जरूरत से ज्यादा ना करें। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो गन्ने की फसल में रोग बिल्कुल नहीं लगेंगे और आपको भरपूर उपज मिलेगी। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, ICAR, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला जोधपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि
आगामी 4 दिनों के दौरान इन क्षेत्रों में वर्षा की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 49% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 10% तक रहने की संभावना है। हवा की औसत गति 6 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जीरे की फसल में बीज बनने की अवस्था पर हल्की सिंचाई करें। फसल में एफिड कीट का प्रकोप दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए डाइमिथेट 30 EC दवा की 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें या एसीफेट 75 SP की 750 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मौसम की पूर्वानुमानित परिस्थितियां और पिछले दिनों हल्के बादल छाए रहने के कारण जीरे की फसल में झुलसा रोग की प्रकोप के अनुकूल है। अतः नियंत्रण के लिए प्रोपिकोनाजोल 25 EC या टेबुकोनाजोल 25.9 EC नामक दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें और जरूरत के हिसाब से 15 दिन के अंतराल पर दूसरा छिड़काव करें। तारामीरा की फसल में मोइला का प्रकोप दिखाई देने पर मेलाथियान 5% चोड़ 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर बुरकाव करें। सरसों की फसल में फलियों में दाना भरने की अवस्था पर सिंचाई करें। गेहूं की फसल में बालियां आना शुरू होने पर सिंचाई करें। फसल में दीमक कीट का प्रकोप दिखाई देने पर क्लोरोपाइरिफास 4 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई के साथ दें। प्याज की समय से बोई गई फसल में पर्पल ब्लॉच रोग की निगरानी करते रहें। रोग के लक्षण दिखाई देने पर मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पर्याप्त वर्षा न होने पर गेहूं और जौ की फसल में बालियां निकलने के समय सिंचाई करें। साथ ही किसानों को सलाह दी जाती है कि गेहूं और जौ की फसल को दीमक के हमले से बचाने के लिए क्लोरोपाइरिफास 20 EC दवा की 4 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई पानी के साथ डालें। इसबगोल की फसल में सफेद रोली रोग के नियंत्रण के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। पिछले एक सप्ताह से मौसम की परिस्थितियां गेहूं में पीली रोली रोग के प्रकोप के अनुकूल बनी हुई हैं। अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि रोग के प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रोपिकोनाजोल 25 EC या टेबुकोनाजोल 25.9 EC नामक दवा का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें और जरूरत के हिसाब से 15 दिन के अंतराल पर दूसरा छिड़काव करें। आने वाले दिनों में दिन का तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। अतः अनार के बागानों में वाष्पीकरण के कारण होने वाले जल हानि को कम करने के लिए मल्च का प्रयोग करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अनार के बागानों में नेमेटोड के नियंत्रण के लिए फेसिलोमाइसीज लिलासिंस मित्र फफूद 1.5% 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से या नीम की खली का प्रयोग करें। पंजीकृत पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार पशुओं को खुरपका मुंहपका रोग और भेड़ बकरियों को छोटी माता रोग से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं। इस समय पशुओं में गलघोंटू जिसे HS के नाम से भी जानते हैं व ठप्पा रोग जिसे BQ के नाम से जानते हैं के फैलने की अधिक संभावना रहती है। अगर पशुओं को यह टीके नहीं लगाए गए हैं तो टीके अवश्य लगवा लें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उससे पूछा है ग्राम बलरामपुरा जिला सीकर के किसान मानवेंद्र प्रताप ने। आप बकरियों में टीकाकरण पर जानकारी चाहते हैं तो मानवेंद्र प्रताप सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। PPR से बचाव के लिए ऐसे तो हम लोग प्रति 3 साल में PPR का एक बार देने की सलाह होती है, पर आप
आपको हम सलाह देते हैं कि आप प्रत्येक साल PPR की टीकाकरण करें, क्योंकि बहुत सारे नए बकरियां हमारे झुंड में आती हैं, बहुत जन्म लेते हैं, तो उन सबों को अलग करके देना काफ़ी मुश्किल होती है। तो आप प्रत्येक साल इसको कोशिश करें कि PPR की टीकाकरण कर दें। PPR की टीकाकरण अगर अक्टूबर नवंबर के आसपास में करते हैं, मतलब ठंडा होने से पहले करते हैं, तो ये थोड़ी ज़्यादा कारगर होती है। ऐसे PPR को आप सालों भर कभी भी आप टीकाकरण करा सकते हैं PPR से बचाव के लिए। इसके साथ साथ गोट पॉक्स की भी, आप जो बकरियों का चेचक है उसकी टीकाकरण भी आप साल में एक बार जरूर करें। नेक्स्ट में अगर आप तीसरा डिजीज जो आप सबसे ज़्यादा बकरी पालकों को परेशान करता है वो इंट्रोटॉक्सीमिया। तो इंट्रोटॉक्सीमिया का भी टीकाकरण आप बरसात से पहले करें तो ज़्यादा अच्छा है, और नहीं कर पा रहे हैं किसान भाई तो उसको भी साल में किसी भी महीने पे आप अपना सकते हैं। ये जो इंट्रोटॉक्सीमिया की टीकाकरण ये टेटनस के साथ में जो मिक्स कंबाइंड वैक्सीन के रूप में भी आता है ET प्लस TT का, तो वो मिल जाता है तो और अच्छा है, इससे आपको टेटनस के प्रति भी सुरक्षा मिल जाती है। अगर आपने टीका लगवा दिया है तो ऐसा नहीं है कि इनके देखरेख का ध्यान नहीं रखना है। अगर देखरेख में लापरवाही होती है तो उस दशा में टीका लगाने के बावजूद भी बीमारियों का संक्रमण हो सकता है। इसलिए बकरियों की देखरेख प्रबंधन ठीक से करें। बहुत से गांवों में बकरी पालन करने वाले टीकाकरण पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं, जबकि टीकाकरण पर बहुत कम खर्च आता है। इसके लिए आपको अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय में संपर्क करना होगा। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामूजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadattarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब